हेलो एवरीवन। आज है 4 नवंबर 2022 और आज का न्यूज़ इस प्रकार है। तो पहला न्यूज़ है रिलेटेड टू द रुपी इज लीस्ट मिसअलाइंड इन फेस ऑफ द ग्लोबल स्पिलओवर्स सेज शक्तिकांत दास। दूसरा है आवर एम इज टू कीप अर्जुना आई ऑन द इन्फ्लेशन सेज द आरबीआई गवर्नर। थर्ड इज सर्विस सेक्टर टेक्स क्यू फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अप एट 55.1. Go First plans to soon avail rupees 600 crore loan under ECLGS. Fed jacks up interest rate again, hints at smaller increases ahead. And two-thirds of the Indian technology enterprise is hiring gig workers. So these are the news that I'll be taking and I'll be explaining the concepts that is involved in it. जो भी छोटा छोटा concepts है जो कि हमें न्यूज़ पढ़ने में ज़्यादा स्पीड और बेटर समझ में आए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, रिलेटेड टू बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड कंसेप्ट है जो न्यूज़ में डेली आता जाता रहता है, वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ है रिलेटेड टू कि रुपीज़ जो है वो उतना ख़राब नहीं है जितना हमें अभी लग रहा है, इसके रिलेटेड है। सो रुपीज़ इज लीस्ट मिस अलाइंड इन फेस ऑफ द ग्लोबल स्पिल ओवर। तो इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि राइट नाउ बहुत एडवर्स कंडीशंस चल रहे हैं, हाँ, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। तो अगर कोई पूछे क्या क्या एडवर्स कंडीशन जो कि हमारे रुपये को अफेक्ट कर सकता है, तो पहला हो गया कि रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है, हाँ, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ये है। दूसरा हो गया कि ग्लोबल इकनॉमी में देख ले तो ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। फिर जो एग्रेसिव जो है, एग्रेसिव है और प्लस सिंक्रोनस, हाँ, मतलब सारे कंट्री ऑलमोस्ट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कर रहे हैं, मॉनेटरी मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ आरबीआई भी जो है रेपो रेट रिपीटेडली बढ़ाता जा रहा है। उसके बाद इस कारण से फिर कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, कैपिटल मार्केट में इंस्टेबिलिटी है, हाँ, वॉलेटाइल हो गया कैपिटल मार्केट। पांचवा बोल सकते हैं पैंडेमिक जो है, जो कोविड-19 है, ये भी बहुत बड़ा कारण है, हाँ। तो ऑल दिस आर द एडवर्स थिंग्स हम लोग बोल सकते हैं राइट नाउ कि पूरा इकोनॉमी एज अ होल पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली फेस कर रहा है। पर अगर इन इन सिचुएशंस, इन सब कुछ होते हुए भी अगर हम लोग बात करें कि रुपी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे, फाइनेंशियल ईयर बेसिकली अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल 2022 से लेकर के सॉरी से लेकर के अक्टूबर 31 2022 तक का अगर हम लोग बात करें, राइट। तो फिर इसमें अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो रुपी जो है एक्चुअली डिप्रिशिएट किया, ऑफ कोर्स रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है कंपेयर टू, अगर हम लोग बात करें डॉलर का, तो रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड, डिप्रिशिएट को तो डी से डिनोट कर लेते हैं। रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड अराउंड 8%, वेयर एज डॉलर जो है, डॉलर वो अप्रिशिएट किया है बाय 13% इस टाइम पीरियड में। अगर हम लोग कैलेंडर ईयर का बात करें, ऊपर हमने देखा था फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर का बात करें दैट इज़ जनवरी 2022 से लेकर के अक्टूबर 31 2022, हाँ। अब कैलेंडर ईयर का बात करें तो रुपी जो है दैट हैज़ डिप्रिशिएटेड 9.8%, और जो है जो डॉलर है दैट इज़ हैज़ एक्चुअली अप्रिशिएटेड, डॉलर अप्रिशिएट किया है 15.8% से। सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली रुपी एक्चुअली डिप्रिशिएट हुआ 8% और 9.8% फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर उसके अगर हम लोग कंपेयर करें तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुपी ही डिप्रिशिएट किया है, जो भी मेजर करेंसीज है ऑलमोस्ट ऑल सारे कंट्रीज़ में सब डिप्रिशिएट किए हैं एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज़, फ्यू करेंसी हम लोग बोल सकते हैं। तो कुछ करेंसीज, हाँ, वो उतना डिप्रिशिएट नहीं किया है कंपेयर टू ऑल में, सम करेंसीज आर परफॉर्मिंग वेल। तो कौन कौन सा करेंसी दिस आर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल, वी कैन से, या स्विट्जरलैंड का जो करेंसी है दैट इज़ अ स्विस फ्रैंक, इट्स अ करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड, ये अच्छा कर रहा है। सिंगापुर का डॉलर जो है वो अच्छा है राइट नाउ। फिर रशिया का रूबल है, रशिया रूबल, दिस इज डूइंग वेल। फिर इंडोनेशिया का रुपया है, हाँ, इंडोनेशियन रुपया, दैट इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। सो कुछ करेंसीज को छोड़कर अगर हम बात करें तो ऑल द मेजर करेंसीज वो है दैट हैज़ डिप्रिशिएटेड, और दैट हैज़ डिप्रिशिएटेड मोर देन द रुपी। हाँ, ऑल रेस्ट ऑफ द करेंसीज दे हैव डिप्रिशिएटेड मोर देन द रुपी, बट अगर इन चार का बात करें दिस हैज़ डिप्रिशिएटेड लेस देन द रुपीज़। हाँ, तो आईएनआर, अगर हम लोग बात करें रुपी का एज अ परफॉर्मेंस कि वाई वी आर सेइंग कि रुपी इज़ डूइंग गुड, हाँ, लीस्ट मिस अलाइंड क्यों हम रुपी के वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि
रुपी अगर हम बात करें और सारे करेंसीज से तो वो एक्चुअली ने अप्रिशिएट किया अगर रिलेशन में देखें, हाँ, तो अराउंड 12.4%, हाँ राइट, 12.4% जो है अप्रिशिएट किया है इन रिलेशन टू जापानीज येन। जापान में येन चलता है, तो अराउंड 12.4% अप्रिशिएट किया है। चाइना के युआन से बात करें तो इट हैज़ अप्रिशिएटेड अराउंड चाइनीज़ युआन 5.9%। फिर 4.6% अराउंड अप्रिशिएट किया है कंपेयर टू पाउंड स्टर्लिन, पाउंड से कंपेयर करते हो। अराउंड 2.5% अप्रिशिएट किया यूरो से। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर सेइंग, ये मेन रीज़न है कि वाई वी आर सेइंग कि ये लीस्ट मिस अलाइंड है, बिकॉज रुपी इज़ एक्चुअली अप्रिशिएटिंग कंपेयर टू अगर जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसीज है, ये सारे जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स के पार्ट है, ये SDR जो IMF का है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, एंड सो वी कैन से कि हाँ इट रुपी इज़ एक्चुअली डूइंग गुड। इट्स उतना ख़राब सिचुएशन नहीं है रुपी का। एंड जो इन रियल टर्म्स में अगर बात करें, जो कि रियल होता है कि बेसिकली नॉमिनल को अगर से हम लोग इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हैं तो उसको रियल बोलते हैं। रियल टर्म्स में अगर रुपी का बात करें तो इट हैज़ अप्रिशिएटेड बाय अराउंड ऑन एन एवरेज 3.7% इन क्रॉस कंट्री से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो, क्रॉस कंट्री कंपैरिजन। सो दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच वाई आर यू सेइंग कि डिस्पाइट इतने सारे एडवर्स चीज होते हुए भी रुपी तो डिप्रिशिएट किया 8%, 8.9%, मगर फिर भी most of the currencies has depreciated more than the rupee except these four currencies, they have been depreciated more than rupee, but हाँ rupee has appreciated। अगर हम global currencies जो acceptable है उससे बात करें तो rupee has actually appreciated by this percentage। So this was all about the news। Next we come to the RBI governor से telling कि अर्जुना कि हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है, जैसे कि अर्जुन ने मछली के ऊपर किया था। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि RBI का फंक्शन है, RBI का अगर आप लोग प्रीएम्बल देखेंगे ना तो उसमें है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों में एक्चुअली ना, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ता है, RBI को इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाएगा तो फिर लोगों को लोन नहीं मिलेगा, जो बिजनेस है उनको लोन ब्याज दर ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और जो हम लोग हैं जो सेविंग करते हैं हम लोग भी अपना सेविंग बढ़ा देंगे। तो सेविंग अगर बढ़ जाता है ना तो फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो घट जाता है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट अगर घट जाएगा तो फिर ग्रोथ कम हो जाएगा। हाँ, तो फिर इसलिए माना जाता है कि ग्रोथ अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो ग्रोथ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव को, पर RBI को इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना होता है कि इन्फ्लेशन भी कम करना है और ग्रोथ भी ज़्यादा रखना है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम इसलिए होता है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ का में जो डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होता है कि अगर इन्फ्लेशन को कम करे तो ग्रोथ कम होने लगता है, राइट। तो इसलिए RBI को सोचना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए से पहले। तो इसलिए जो RBI ने कहा है कि इसने जो भी डिसीजंस लिए थे ना कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इसने अचानक से उस इंटरेस्ट रेट नहीं, इन्फ्लेशन अभी राइट नाउ 7.4% है, राइट। सितंबर मंथ का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया था उसके अकॉर्डिंग 7.4% है इन्फ्लेशन रेट। तो अब इसको अचानक से कंट्रोल करने के लिए RBI चाहता तो रेपो रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता था, बट इट डिड नॉट। RBI ने नहीं बढ़ाया, राइट नाउ इट इज़ 5.9%। तो इसने नहीं बढ़ाया रेपो रेट इसलिए ताकि ये जो ग्रोथ जो है वो सैक्रिफाइस ना हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रेपो रेट बढ़ा देगा तो ग्रोथ और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो RBI नहीं चाहता कि इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी स्लो हो जाए। राइट नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 6.9 to 7% ऑफ द GDP, मतलब ग्रोथ रेट GDP का ये रहेगा। तो RBI अगर और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो फिर ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि कोलैप्स ऑफ द इकोनॉमी RBI नहीं चाहता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट को बहुत नीचे नहीं रखा गया था और नहीं रखा जा रहा है। तो ये वो नहीं, RBI यूज़ द टर्म प्री मैच्योर टाइटनिंग इसलिए नहीं कर रहा है, हाँ, कि वक्त से पहले नहीं चाहता है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए ताकि प्री मैच्योर टाइटनिंग हो जाए, इससे ग्रोथ को इम्पैक्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि RBI को अब तो जवाब देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उसने इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ जो टारगेट था वो ब्रीच हो गया है। इन्फ्लेशन बेसिकली 2 से 6% तक रहना चाहिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स के अकॉर्डिंग, जो टारगेट सेट किया गया दैट शुड बी बिटवीन 2 to 6%। लेकिन अगर हम लोग और अगर ये 3 क्वार्टर्स से ज़्यादा मोर देन 6% तक रहता है, राइट, 3 क्वार्टर्स, तो फिर RBI को जवाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को इन रिटर्न में कि क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न कि क्यों ये 6% ऑफ द से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है, और क्या क्या रेमिडियल मेजर्स लिया जाएगा RBI के द्वारा ताकि वो 6% के अंदर से कंटेन कर लिया जाए इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन रेट को।
तो बिकॉज 6% क्रॉस कर गया है 3 क्वार्टर्स में, जैसे पहला क्वार्टर का बात करें जनवरी से मार्च तक का, हाँ, तो इट वाज, अगर एवरेज इस मंथ, इन 3 मंथ का देखें तो इट 6.3% था। उसके बाद अप्रैल से बात करें जून तक का, हाँ, तो इट वाज अराउंड 7.3%। तो ये भी एवरेज इन तीनों मंथ का 7.3% था। और उसके बाद जुलाई से सितंबर क्वार्टर का बात करें तो इट वाज अराउंड 7% एवरेज। हाँ, तो ये देख रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 6 एंड ग्रेटर देन 6। ये 3 क्वार्टर में लगातार जो है 2022 का दैट वाज ग्रेटर देन 6। तो फिर इस कारण से है आरबीआई विल हैव टू नाउ आंसर टू द गवर्नमेंट कि क्यों ऐसा है। तो आरबीआई का आंसर बेसिकली यही है कि इट हैज़ एन अर्जुना आई ऑन इन्फ्लेशन। इसके ऊपर मछली की तरह ध्यान साध रखा है इन्होंने, आरबीआई ने, डेस्पाइट कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है आसपास, लेकिन फिर भी आरबीआई इज आइंग ऑन इन्फ्लेशन राइट नाउ। और वो ऐसा नहीं चाहता है कि ग्रोथ रेट को इम्पैक्ट पड़े, ग्रोथ एडवर्सली इफेक्ट हो, इंडियन इकोनॉमी में जो है स्लो डाउन ना हो जाए, इसलिए आरबीआई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पर फिर भी आरबीआई हैज़ इट्स आई ऑन इन्फ्लेशन रेट। हाँ, क्योंकि और डिस्ट्रैक्शन का अगर हम लोग बात करें, जैसे अर्जुन के पास मछली के आँख के पास निशाना लगाना था, बट देयर वर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड। तो उसी तरह आरबीआई सेड कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे कि बात करें कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक का बात करें तो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, स्लो डाउन है अभी, हाँ, ग्रोथ डायनेमिक्स ख़राब है। फिर जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ये वोलेटाइल हो गया है, कैपिटल फ्लाइट हो रहा है। फिर सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स बता रहा है कि उनका डिमांड स्लो हो गया है। तो ऑल दिस फैक्टर्स, द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है, all these things are actually a distractions, but still despite all this RBI has an eye on inflation rate, and it is gradually trying to bring the inflation rate back to 2 to 6% band. So this was all about the this news. Next we come to service sector takes cue from the manufacturing PMI up at 55.1%. तो अभी रिसेंटली जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आया था। आपको अगर जानना है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, तो ये मैंने पहले पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली किस तरह से जो है एम्प्लॉयर्स मतलब जो सर्वे करते हैं वो जाते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है उनके पास जाते हैं, कंपनीज़ के पास, और बेसिकली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, जो भी वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे कुछ सर्वे में क्वेश्चन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि वो कितने लोगों को आगे नेक्स्ट मंथ, ये मंथली आता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का रिपोर्ट मंथली आता है, तो ये पूछते हैं कि वो कितने एम्प्लॉयमेंट लेने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, कितने लोगों को हायर करने वाले हैं, उनके पास न्यू ऑर्डर्स है कि नहीं, हाँ, वो कंपनी का कुछ नया प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर है कि नहीं, उनका कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, उनके पास कितनी इन्वेंटरीज है, मतलब कितने अनसोल्ड आइटम्स हैं उनके पास उनके गोडाउन में, और उसका सप्लायर का डिलीवरी सिस्टम कैसा है, जो भी रॉ मटेरियल वो लाएंगे वो उसका डिलीवरी सिस्टम वो लोग तैयार है कि नहीं, टाई अप है कि नहीं, ये सब पूछते हैं। तो इन सबको वे लोग रिस्पेक्टिव वेट्स देते हैं, जैसे इसको 20%, 30%, राइट, जैसे 25% आउटपुट को 25% वेट दिया जाता है, इन्वेंट्री को 10% वेट दिया जाता है, और सप्लायर्स डिलीवरी सिस्टम को 15% वेट दिया जाता है। इन 5 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है स्कोर लाया जाता है 0 से 100 के बीच में। अगर ग्रेटर देन 50 स्कोर आता है तो दैट इज कंसिडर्ड कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। अगर लेस देन 50 आता है दैट मीन्स इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का वैल्यू लेस देन 50 आता है मतलब कि इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये बेसिकली तो दिस इज ऑल अबाउट कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सर्विस सेक्टर का और मैन्युफैक्चरिंग का अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आया था 55.3, हाँ, 55.3 आया था अक्टूबर मंथ में। स्कोर 55.3 मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 50%। ग्रेटर देन 50 मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपेंशन हो। उसी तरह जो है अभी सर्विस सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कैलकुलेट करके आया और इसे पता चला कि दैट इज़ 55.1 इसका स्कोर आया। अगेन दिस इज़ ग्रेटर देन 50%। सो इट इज़ मतलब इसमें भी है कि सर्विस सेक्टर में भी एक्सपेंशन हो रहा है। एंड ये जो है लास्ट जो है लो था, लास्ट टाइम सर्विस सेक्टर का स्कोर था 54.3 था और अब बढ़ के हो गया 55.1। मतलब कि एक्चुअल में भी 50 से ग्रेटर तो था लास्ट टाइम, बट एक्चुअल में भी यहाँ पे भी एक्सपेंशन जो चल रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली ए गुड साइन कि हाँ, सर्विस सेक्टर में भी डिमांड बढ़ गया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो लोग हायर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ऑर्डर्स है, आउटपुट बढ़ रहा है, जिसका कारण कि सर्विस सेक्टर हैज़ एक्चुअली सोन है इंप्रूवमेंट इन द स्कोर इन परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स।
तो सर्विस सेक्टर में इसमें बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर आ गया, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आता है, फाइनेंस सेक्टर है, ये भी सर्विस सेक्टर है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, राइट, रियल इस्टेट आ गया, रियल इस्टेट बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो सर्विस सेक्टर। उसका बिजनेस सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो दीज थिंग्स कम अंडर द सर्विस सेक्टर, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये ग्रोथ मेन हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि नया एम्प्लॉयमेंट जो हायरिंग है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हो गया है, एंड ऑल्सो कि कंपनीज के पास नया ऑर्डर आ रहा है नया चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए। सो दिस आर द रीजंस कि PMI हैज़ इम्प्रूव्ड। और ये हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का भी PMI हैज़ इम्प्रूव्ड एंड सर्विस ऑल्सो इज गुड। सो वी कैन से कि अभी इंडियन इकोनॉमी में वैसा स्लो डाउन नहीं आया है जैसा कि हम लोग ग्लोबली देख रहे हैं। ग्लोबली वी कैन सी कि स्लो डाउन आ चुका है, बट इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल डूइंग गुड. So this is purchasing managers index is actually a good sign that the Indian economy is actually expanding right now. So next we come to the Go First plans to soon avail 600 crore loan under ECLS scheme. तो ECLS स्कीम क्या है? ECLGS स्कीम पहले तो मैं ये बता दूंगा आपको, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है। हाँ, ये मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ ECLGS है क्या। ये बेसिकली मई 2020 में आया था। मई 2020 में कोरोना का टाइम था, कोविड-19, राइट। तो फिर उस समय से कोविड-19 था तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट का ज़रूरत था, पूरा इंडिया बंद था, राइट ना। तो फिर निर्भर भारत पैकेज जो आया था MSME के लिए, MSME दैट इज मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये इसी का पार्ट है। ECLGS आत्मनिर्भर भारत का पैकेज का पार्ट है। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो 100% गारंटी देता है। किसको देता है? जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स को देता है, बैंक्स को देता है, NBFCs को देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देता है। तो इनको गवर्नमेंट ने बोला, मोदी सरकार ने बोला कि आप जो है लोन दो। हाँ, लोन किसी इंडस्ट्री को दो, मतलब MSME को दो, MSME दैट इज मार्जिनल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को दो, और अगर ये डिफॉल्ट करता है तो गवर्नमेंट जो है पैसे वापस कर देगा इन बैंक्स को। मतलब कि गवर्नमेंट जो है 100% गारंटी दे रहा है इन लोन्स पे, राइट। तो यही बेसिकली है इमरजेंसी, क्योंकि ये इमरजेंसी था, कोविड-19 था। क्रेडिट लाइन मतलब क्रेडिट मतलब लोन दे रहा है, गारंटी दे रहा है 100% स्कीम। सो दिस इज ECLGS स्कीम। तो इसमें जो है MSME को दे रहा था। तो अब जो है ये स्कीम एक्चुअली जो है मार्च 2022 तक के लिए था, जिसे कि एक्सपैंड करके मार्च 2022 तक था, और इसे एक्सपैंड करके अब मार्च 2023 तक कर दिया गया है ये वाली स्कीम को। तो ये सिर्फ MSME को ही नहीं, सिविल एविएशंस को भी दिया जाने लगा। सिविल एविएशंस को इसे गवर्नमेंट ने नाम दिया ECLGS 3.0, ठीक है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3 में जो है सिविल एविएशंस को भी एलिजिबल कर दिया गया एज ए बोरोवर, वो लोग भी बोरो कर सकते थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो मैक्सिमम लोन अमाउंट इनके लिए बोला कि आप कितना 100% एलिजिबल होगे लोन लेने के लिए, इस जो भी, जैसे कि कोई एयरलाइन है, जैसे गो एयरलाइन है, ठीक, इसका जो इसने अगर किसी बैंक से लोन ले रखा है तो लोन 3 तरह का होता है। फंड बेस्ड होता है, नॉन फंड बेस्ड होता है और टर्म लोन होता है। फंड बेस्ड में क्या होता है, जैसे कि कैश क्रेडिट हो गया, CC हो गया, OD लिमिट हो गया, ये सब फंड बेस्ड में आता है। नॉन फंड बेस्ड में आता है गवर्नमेंट गारंटी हो गया, सॉरी बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ये सब आता है नॉन फंड बेस्ड में। और टर्म लोन तो जो भी लोन जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया, दैट इज द टर्म लोन। तो फंड बेस्ड एक मैं शॉर्ट में एग्जांपल बता दूं, कैश क्रेडिट, जैसे कि कोई इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोग फंड बेस्ड पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा एकदम ब्रीफ में, कि जैसे कि कोई शूज़ का दुकान है, मान लीजिए बाटा का दुकान है, ये जो है शूज़ जो है किसी होलसेलर को दिया है, राइट, किसी होलसेलर को सप्लाई किया है, मान लीजिए 1 लाख पीसेज ऑफ शूज़। और ये होलसेलर बोला कि राइट नाउ अभी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता 1 लाख शूज़ का, मैं आपको 6 महीने के बाद दे पाऊंगा, जब मेरा कुछ स्टॉक बिक जाएगा उसके बाद। तो इसको बाटा को जो पैसे मिलेंगे वो 6 मंथ्स के बाद मिलेंगे, राइट। तो फिर अभी राइट नाउ बाटा को मान लीजिए कहीं से ऑर्डर आ गया कि 5 लाख शूज़ का ऑर्डर आ गया कि मेरे को 5 लाख शूज़ सप्लाई करो। कोई दूसरा होलसेलर है जो कि बाटा से बोला कि आप मुझे 5 लाख शूज़ चाहिए इससे। तो ये 5 लाख शूज़ प्रोड्यूस करने के लिए अब इसके पास पैसे तो नहीं है, क्योंकि इसके पैसे फंस गए हैं इस होलसेलर के पास। तो ये क्या करता है, बैंक के पास जाता है और CC लिमिट लेता है, कैश क्रेडिट लिमिट लेता है, इसे ही फंड बेस्ड बोलते हैं।
हाँ, तो सीसी लिमिट में होता है कि ज़रूरी नहीं है, जो भी लिमिट लिया, मान लीजिए 5 करोड़ का लिमिट लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 5 करोड़ यूज़ करे, जितना मन उतना यूज़ कर सकता है और उसी पे इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, तो दैट इज़ फंड बेस्ड लिमिट। उसी तरह नॉन फंड बेस्ड हो गया बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर से कभी आएगा तो मैं बता दूंगा। ऑन टर्म लोन होता है। तो बैंक तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी फंड बेस्ड या फिर नॉन फंड बेस्ड जो भी बैंक लोन अमाउंट है राइट नाउ आउटस्टैंडिंग होगा, उसका 100% जो है ECLGS स्कीम में उतना ही लोन अमाउंट ले सकता है और गवर्नमेंट उसका 100% गारंटी देगा। और मैक्सिमम जो है अमाउंट वो होना चाहिए 1500 करोड़ या उससे कम तक ही होना चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट, तो इसी के थ्रू बोला है कि इसलिए गो फर्स्ट प्लान जो है दैट इज ट्राइंग गोइंग टू अवेल 600 करोड़ थ्रू ECLGS 3 स्कीम्स, ये वाला स्कीम के अकॉर्डिंग इससे लोन लेगा एंड इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सपैंड टू हेल्प द एयरलाइन इंडस्ट्री विच इज ऑन द रिकवरी पाथ। एयरलाइन अभी रिकवरी में, क्योंकि कोविड में रेस्ट्रिक्शंस था। आफ्टर बीइंग सिग्निफिकेंटली हिट बाय द पैंडेमिक, द गवर्नमेंट लास्ट मंथ मॉडिफाइड द ECLGS स्कीम बाय रेजिंग द लोन दैट कैन बी अवेल्ड बाय एन एंटिटी टू रुपीज 1500 करोड़ फ्रॉम रुपीज 500 करोड़। ये मैंने बोला ना 1500 करोड़ रुपया कर दिया गया है, तो मैक्सिमम अमाउंट ये 1500 करोड़ कर दिया गया है। और अगर मिनिमम अमाउंट अगर बात करें तो दैट इज फंड बेस्ड, जो भी नॉन फंड बेस्ड जो भी एक्सपोजर बैंक इसने लिए रखा है किसी बैंक से लोन, उसका 100% अमाउंट, मतलब सेम एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ले सकता है। सो दिस इज अबाउट द गो एयर। देन फेड जैक्स अप द इंटरेस्ट रेट हाइक्स अगेन, हिंट्स एट ए स्मॉलर इंक्रीज अहेड। तो हमें पता है कि यूएस में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड फेड इज़ वेरी एग्रेसिव, फेडरल रिजर्व जो वहाँ का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एंड इट हैज़ इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट बाय 75 बेसिस पॉइंट। मैंने ये इस टाइप का न्यूज़ बहुत ज़्यादा कवर किया, इसलिए मैं बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा। तो वेडनेसडे को इसने 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया अपना जो भी इंटरेस्ट रेट है। हाँ, तो और ये बहुत ही स्विफ्ट टाइटनिंग हुआ, बहुत ही स्पीड में किया है। ये तो बहुत ही प्रेडिक्टेड था कि 2 नवंबर को ये करने वाला था। दे वर एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज बाय 75 बेसिस पॉइंट एंड ये सबसे ज़्यादा स्विफ्ट टाइटनिंग है लास्ट 40 ईयर्स में, सबसे स्पीड में अगर बात करें मॉनिटरी टाइटनिंग किया गया है तो। और आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक बार में इतना 75 बेसिस पॉइंट से नहीं करेगा। 1 बेसिस पॉइंट इज बेसिकली 1/100, दैट इज 0.01% को हम लोग बोलते हैं 1 बेसिस पॉइंट। हाँ, तो 75 बेसिस पॉइंट मतलब 0.75% से इंक्रीज़ किया। तो और आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये छोटा छोटा अमाउंट में ही इंक्रीज़ करेगा, जैसे कि नेक्स्ट दिसंबर में या फिर जनवरी में अगर इंक्रीज़ करेगा तो इट कैन बी बाई 50 बेसिस पॉइंट्स रादर देन 75 बेसिस, गोइंग फॉर 75 बेसिस पॉइंट्स। तो फेडरल रिजर्व अब जो है, दो इट इज़ एग्रेसिव बट इट हैज़ हिंट किया है उसने कि हाँ वो स्मॉलर इंक्रीमेंट्स में ही अब आगे चल के इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगा। सो द फेडरल रिजर्व ऑन वेडनेसडे रेज द इंटरेस्ट रेट बाय 3/4%, 3/4 मतलब 0.75 of a percentage, 1%, and it continued to battle the worst outbreak of inflation in 40 years. So next news is 2/3 of the Indian technology enterprise hiring the gig workers. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है ये गिग इकोनॉमी, राइट नाउ बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। तो गिग इकोनॉमी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। हाँ, कि ऐसा ना हो कि आप कोई पूछे आपको पता ना हो कि गिग इकोनॉमी क्या है। बेसिकली कोई भी फ्री मार्केट सिस्टम में है ना, कोई अगर टेम्पररी पोजीशंस टेम्पररी अगर किसी को हायर करते हैं ना तो उसे गिग वर्कर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा जोमेटो का जो वर्कर है, जोमेटो या फिर स्विगी के जो वर्कर्स है, तो वो उनको हम लोग बोल सकते हैं दे आर गिग वर्कर्स, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, राइट। मतलब दे आर नॉट एंटाइटल फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, उनका कोई NPS या पेंशन सिस्टम नहीं रहता है। हाँ, उनको निकाल दिया जा सकता है जब चाहे, वैसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो बेसिकली बोल सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर टाइप का जॉब होता है, वो गिग इकोनॉमी होता है। कि कोई भी फ्री मार्केट स्पेस में जब टेम्पररी पोजीशंस बहुत सारे रहते हैं तो इनको इन ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इन इंडिपेंडेंट वर्कर्स को हायर करता है शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कि बहुत लेस देन 9 मंथ्स के लिए पहले किया जाता था, अब कुछ कंपनीज लेस देन 12 मंथ्स के लिए भी करते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हायर किया जा रहा है और उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि दे आर एक्चुअली लाइक इनफॉर्मल वर्कर्स, तो उन्हें गिग इकोनॉमी बोलते हैं। एंड राइट नाउ अगर बात करें तो गिग वर्कर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप का अभी रिसेंटली आया था रिपोर्ट, जिसमें कि बताया गया कि इंडिया का अगर गिग वर्कर्स को अगर हम लोग बोले, से ये जो डिलीवरी बॉय है दिस इज एक्चुअली अ गिग वर्कर, तो दैट इज़ अराउंड 15 मिलियन 15 मिलियन वर्कर्स आर गिग वर्कर्स। हाँ, तो 10 मिलियन इज बेसिकली 1 करोड़। हाँ, तो देर आर अराउंड 15 मिलियन वर्कर्स राइट नाउ वर्किंग एज अ गिग वर्कर्स।
सो इफ़ यू और इसके बारे में बात करें तो नैशकॉम का रिसेंटली जो आया था रिपोर्ट, नैशकॉम मतलब कि NASSCOM, नैशकॉम हो गया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, कंपनीज हो गया नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये बता रहा था कि अभी का बिजनेस जो लैंडस्केप है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, स्पेशली गिग स्किल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया है टेक्नोलॉजी फील्ड में। हाँ, रिलेटेड टू जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है या फिर डेटा एनालिसिस करना है, इन टाइप के वर्कर्स के लिए भी अब गिग वर्कर्स हायर किए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, कंपनी के पैसे बच जाते हैं, वो हायर एंड फायर इजीली कर सकते हैं। हाँ, और ये टेम्पररी शॉर्टफॉल, टेम्पररी अगर कोई वैकेंसी आया तो उसको फिल कर देता है। तो ये सॉफ्टवेयर फील्ड में भी अब इसका गिग वर्कर्स का डिमांड हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिलीवरी बॉय का ही काम कर सकते हैं। तो और सर्वे अगर किया गया 70 कंपनीज का, 70 ऑर्गेनाइजेशन का, उससे पता चला कि अराउंड 2/3 या फिर 65% जो है ना, 65% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो लोग एक्चुअली हायर कर रहे हैं गिग वर्कर्स को। बहुत 65% ऑफ ये जो 70 के नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस थे उसमें पता चला कि हाँ दे वेर हायरिंग गिग वर्कर्स। और ये एक्चुअली 2 साल पहले 57% ही हायरिंग करते थे। 57% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज टू हायर। सो द प्रोपोर्शन ऑफ द गिग वर्कर्स जो है राइट नाउ अगर बात करें तो अराउंड 5% ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है, हाँ एक्चुअली लेस देन 5% ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज वी कैन से कि उसमें गिग वर्कर्स होते ही होते हैं। और पहले जो है मोस्टली हायर किया जाता था गिग वर्कर्स को लेस देन 9 मंथ्स के लिए। राइट नाउ जो है कम से कम एटलीस्ट अराउंड 25% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो ओपन है कि दे कैन हायर द गिग वर्कर्स फॉर ग्रेटर देन 12 मंथ्स। और ऐसा ही नहीं कि जिसमें 53% ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऐसा पॉलिसी बना चुके हैं जो कि गिग वर्कर्स को एज ए परमानेंट वर्कर्स की तरह को कन्वर्ट कर दे परमानेंट वर्कर्स में। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट द गिग इकोनॉमी। तो 2/3 ऑफ द इंडियन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज इज हायरिंग द गिग वर्कर्स एंड नन ऑफ द सर्वेज ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड अ डिक्लाइन इन गिग हायरिंग। कोई भी गिग हायरिंग में डिक्लाइन नहीं है, मतलब इट इज बूमिंग राइट नाउ, द गिग इकोनॉमी इज बूमिंग। So this is a very important topic right now, to look into and study about it. And around 15% of the organization, the proportion of the gig workers in the past 2 years has increased by more than 30%. मतलब लास्ट 2 ईयर में दो है गिग वर्कर्स हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द न्यूज़। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। जो स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो समझ में आएंगे, जैसे ECLG इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स पता चला, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पता चला होगा, हाँ द रिसेंट ट्रेंड्स इन द इन्फ्लेशन में पता चला होगा, या फिर जो अपना रुपी राइट नाउ इज स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली क्यों स्ट्रॉन्ग है बाद बाकी से कंपेयर करें तो अगर आपको कुछ लगा कि आपको सीखने को मिला इस वीडियो से, एंड मैं आगे भी चल के वीडियोस इस टाइप के बनाता रहूँगा, डेली में कोशिश करूँगा पोस्ट करने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, कुछ और आपका डिमांड हो, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी एंड आई विल सी यू टुमारो अगेन। ओके, बाय।